हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ईवीएस पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन सारे जो हैं तो ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम जो सीटेट जनवरी में होगा, जनवरी 2025 में। तो फ्रेंड्स, उसके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इसमें 16 नंबर वाला क्वेश्चन कि ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। ईवीएस तो संक्षेपण में पूछा गया है, विस्तृत में कि अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो देखिएगा क्या होता है। ए वाला है कि एनवायरमेंटल स्किल, ईवीएस का संक्षिप्त रूप इसमें पूछा गया है। तो एनवायरमेंटल स्किल, उसके बाद में है कि एनवायरमेंटल साइंस, 3 है कि एनवायरमेंटल सोर्सेज, या 4th है कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो बताइएगा क्या होगा ईवीएस का संक्षिप्त रूप। तो ईवीएस एक संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो किस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए हम बता रहे हैं। देखिएगा, ईवीएस जो है तो संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है एनवायरमेंटल स्टडीज में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य ... सुधार करना है। आंचल नाम की एक लड़की है जो कि कक्षा 5 में है तथा वह पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। आंचल लड़की जो है तो गहन जांच पड़ताल करने वाले कल्पनापरक जो है प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य ... सुधार करना है। क्या सुधार करना है? तो देखिएगा कि अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में, या चिंतन कौशलों में, या बोलने संबंधी कौशलों में। तो आंचल जो लड़की है अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रश्न करने का उद्देश्य इसमें पूछा गया है, तो क्या सुधार करना है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि चिंतन कौशलों में सुधार करना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है। हरप्रीत जो है तो अपने शिक्षार्थियों को, यानी अपने टीचरों को, अपने सहपाठियों को यह सुझाव देना चाहती है। हरप्रीत जो लड़की है तो अपने साथ के शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। हरप्रीत क्या कह रही है, अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव देखिएगा क्या हो सकता है कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। उसके बाद है कि कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें। 3 है कि घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना। तथा 4th है कि अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। तो देखिएगा कि अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की जांच तो नियमित रूप से कोई कर नहीं सकता है। उसके बाद में है कि घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, तो ये भी नहीं होगा। घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना ये नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिएगा कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें। अब नहीं रखेंगे तो हम जाएंगे किस साधन से, तो ये भी तो नहीं हो सकता है। अब देखिएगा
कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें जो है पर्यावरण संरक्षण, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिएगा कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, क्योंकि हम कुछ दूर पैदल चलेंगे उसके बाद आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करेंगे तो इससे जो है पर्यावरण कम प्रदूषित होगा। तो सबसे सटीक ऑप्शन जो होगा तो यही हो जाएगा कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। इस प्रक्रिया द्वारा जो है तो हम पर्यावरण को दूषित होने से थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में, पीआरटी लेवल पर, तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। कविताओं और कहानियों का जो है तो प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। तो पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है, पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है कि कक्षा की विविधता की पूर्ति, उसके बाद सेकंड है कि सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, 3 है कि पाठों को आनंददायक बनाना, तथा 4th है कि भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। तो पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य बताया गया है, क्या होगा तो ये होगा कि सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ, नेशनल करिकुलम एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है, देखिएगा कि पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, उसके बाद है कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 2 से आगे की कक्षाओं के लिए, अब 3 है कि कक्षा 1 से कक्षा 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, तथा 4th है कि संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, इसमें कारण कहा गया है कि क्या कारण हो सकता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की किसी पाठ्य पुस्तक को संस्तुति नहीं की है। तो इसमें पूछा गया है क्यों, क्या कारण है, तो इसका ये कारण है कि संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो यही कारण है क्योंकि बच्चे छोटे हैं तथा वो जो है संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश नहीं प्रदान कर सकते हैं। तो यही कारण है कि कक्षा 1 और 2 में जो है पर्यावरण अध्ययन की किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं की गई है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। अब अगला देखिएगा कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़कर। अब देखिएगा किसे छोड़कर किया जाना चाहिए सभी उपागमों का पालन, तो मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थानीय से वैश्विक या अमूर्त से मूर्त की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अमूर्त से मूर्त की ओर, केवल जो है तो केवल डी, ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़कर। तो केवल जो है अमूर्त से मूर्त को छोड़कर सभी
उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषाएं हैं। अब पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कितनी भाषाएं हैं? यह है कि परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। उसके बाद तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। 3 है कि बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, या रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषाएं कैसी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए कि बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। बच्चे जैसे बोल रहे हैं दिन प्रतिदिन, जिनकी जैसी उनकी भाषा है, तो उसी के अनुरूप होनी चाहिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना तो शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। किस तरह का लाभ पहुंचाता है? कि विषय में बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। उसके बाद है कि उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। 3 है कि बच्चे के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, तथा 4 है कि बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो क्या कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो ये लाभ पहुंचाता है कि विषय में बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, तो यही लाभ पहुंचाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात फ्लोरा फाउना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। फ्लोरा फाउना के बारे में पढ़ाने के बाद में जो है, तो बच्चों को विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डांट में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। देखिएगा किस में सहायता करेगा? कि प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। उसके बाद में कक्षीय अधिगम को वनस्पति जीवन इसकी स्थितियों के साथ जोड़ने में, या पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास में, या बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने में। तो देखिए कि इसमें जो है विद्यार्थियों की सहायता किसमें करेगा? कि भारत में जो है समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात फ्लोरा फाउना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। तो यह डांट में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो ये सहायता करेगा कि कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा है तो उसमें औसत से कम वाले जो है 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? एक कक्षा है तो उसमें औसत से कम वाले जो है 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? यानी जो एक कक्षा है उसमें जो है बच्चे औसत से कम वाले जो है 4 विद्यार्थी हैं, यानी और सभी विद्यार्थियों की अपेक्षा तो वो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं। तो उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम को लगातार पर्यवेक्षण करना। उसके बाद में है कि उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। तथा 3 है कि यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। उसके बाद 4 है कि उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। तो एक कक्षा है उसमें जो है औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, यानी
सभी विद्यार्थियों की अपेक्षा जो है तो उनके नंबर कम आते हैं या वो पढ़ाई में कमज़ोर हैं। अब हम उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए क्या उपाय करेंगे, किस व्यूह रचना का जो है सबसे प्रभावी होगी, तो वो होगी कि उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों को, यानी उनके जो है सीखने के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करेंगे और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराएंगे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब अगला देखिएगा कि डिसलेक्सिया मुख्यतः डाट की समस्या के साथ संबंधित है। डिसलेक्सिया तो मुख्यतः किसकी समस्या के साथ संबंधित है, तो बोलने और सुनने में, उसके बाद पढ़ने, उसके बाद में सुनने, तथा फोर्थ है कि बोलने। तो डिसलेक्सिया एक विकार है जो कि पठन संबंधी विकार है। पठन संबंधी विकार को जो है तो डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो पढ़ने। डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है, यहाँ पर हो जाएगा पढ़ने। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखिए कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है। सीमा एक लड़की है तो वो प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डाट विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। सीमा जो है तो वो पाठ को रटकर तुरंत याद कर लेती है, उसके बाद लीना जो है तो वो मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। तब जो है तो ये विकासात्मक सिद्धांत की किस ओर संकेत करता है, तो ये है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, उसके बाद है कि निरंतरता का, उसके बाद में है कि अंतः संबंध का या वैयक्तिक भिन्नताओं का। तो ये जो हो जाएगा कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को सीखती है। तो देखिएगा कि ये जो हो जाएगा कि व्यक्तिगत भिन्नताएं हो जाएंगी, क्योंकि सभी लोग सीखते हैं लेकिन अलग अलग माध्यम से। सभी लोगों की सीखने की क्षमता तो अलग अलग होती है। कोई किसी चीज़ को रटकर सीखता है तो कोई किसी चीज़ को समझकर सीखता है। तो ये जो हो जाएगा कि व्यक्तिगत भिन्नता, तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 की व्यक्तिगत भिन्नताओं। अगला देखिए कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य डाट को बढ़ावा देना। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य इसमें पूछा गया है कि बढ़ावा देना। तो पहला है कि शिक्षार्थी स्वायत्तता, उसके बाद पुनर्बलन, उसके बाद में ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण, या फोर्थ है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में जो है तो एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो पहला है कि अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, उसके बाद में प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, 3 है कि समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, तथा 4 है कि शिक्षार्थियों के अनुशासन में बनाए रखना। तो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्षण इसमें पूछा गया है कि क्या होना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए कि अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए कि अधिगम यानी सीखने के विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। कक्षा 5 की NCERT की पुस्तक है पर्यावरण की, तो उसमें जो है प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड शामिल किया गया है कि हम क्या समझें, मतलब इस पाठ से हम क्या समझें। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में
आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि देखिएगा कि यह परिवर्तन किस लिए किया गया है कि जो है कि शामिल प्रश्नों के उत्तर का जो है सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। उसके बाद कि यह परिवर्तन किस लिए किया गया है कि यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। उसके बाद है कि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। उसके बाद में है कि यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है तथा फोर्थ है कि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो ये हो जाएगा कि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आगे की वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जो सीटेट के लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी विषयों के। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।